टर्मिनोलॉजी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो अंडर दैट टर्मिनोलॉजी वी डिस्कस सर्टेन ट्रांसलेटर आल्सो। हाँ फॉर्म वायर ने फॉर्मवेयर, बैठ जाओ। Firmware is the software which replaces the hardware. You can define in this manner. But firmware में आप बोल सकते हैं like your EPROM, EEPROM, यानी कि ROM which is programmable, ठीक है ना? So that is used as an hardware, but it is a software. यानी कि there is a software which replaces the hardware. So I like a hardware software. Firmware is also a software. You can say it is the software which replaces the hardware component. यानी कि whatever you want to perform operation through hardware, that should be replaced by that software in the form of flash memory, PROM, EPROM, EEPROM, or you can say any types of ROM. ठीक है ना? तो your firmware is the ROM. Now the clock speed, जैसे आपका RPM, you can say that the fan अगर घूम रहा तो RPM revolution per minute, उसी तरह से क्लॉक स्पीड एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में जितना समय लगा, तो क्लॉक स्पीड इज आल्सो वन ऑफ द फीचर और यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच वी कैन डिफरेंशिएट वेरियस माइक्रो प्रोसेसर. आफ्टर डिस्कशन ऑफ दिस वी डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड स्पेसिफिकेशन. तो साइज एंड स्पेसिफिकेशन के बेसिस पर आपका 4 बीट, 8 बीट, 16 बीट, 32 बीट, 64 बीट, अलग अलग तरह का हाँ कंप्यूटर यानी कि माइक्रो प्रोसेसर इंटेल ने बनाया, और जिसका अलग अलग नेमिंग कन्वेंशन यूज हुआ, जिसको आप पढ़ते हैं जानते भी हैं, वो अलग अलग नाम क्या क्या नाम यूज होता है. ठीक है, यहाँ पर एक ट्राई स्टेट लॉजिक है. ट्राई स्टेट लॉजिक बेसिकली आपका जो है जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, या तो हाई होगा, लो होगा, या न्यूट्रल होगा. तो हाई इंपेडेंस में आपका वो न्यूट्रल स्टेट होता है, ना उसमें लो है ना हाई वोल्टेज है, यानी कि ना उसमें डेटा फ्लो हो रहा है ना स्टॉप इन बिटवीन है, यानी कि वहां पर कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं हो रहा है. देन वी क्या क्लॉक? यस, क्लॉक मींस अ पर्टिकुलर स्पीड ऑफ माइक्रो. Yes, yes, you can. You just go outside of the class and talk with. तो क्लॉक स्पीड का मतलब हुआ कि आपका इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो कितने समय में वो एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने का हाँ कैपेसिटी होल्ड करता है. ठीक है ना? तो क्लॉक स्पीड दैट, जैसे आप बोलते हैं कि 2.5 गीगाहर्ट्ज, तो दैट इज द स्पीड ऑफ एक्सेशन. इतने स्पीड से डेटा को वो एक्सेस कर सकता है, यानी कि वहां पर डेटा एग्जीक्यूशन इस स्पीड से होगा. अब अगर प्रोसेसर स्लो होगा, गीगा हार्ट की जगह अगर मेगा हार्ट में हो, किलो हार्ट में होगा, तो ऑब्वियसली है कि ये ठीक उसी तरह से है जैसे आप यहाँ से दिल्ली, ठीक है ना, पैदल जा रहे हैं, घोड़ा से जा रहे हैं, बाई रोड जा रहे हैं, बाई प्लेन जा रहे हैं, ठीक है ना? तो हाँ यस यस, स्पीड ऑफ द एक्सेशन, कितने स्पीड से आपका जो है. तो अब राजधानी का स्पीड अलग होगा, संपूर्ण क्रांति का अलग होगा, तेजस का स्पीड अलग होगा, सबका स्पीड अलग अलग है. सबका डेस्टिनेशन और सोर्स एक ही है, सोर्स एक सोर्स से डेस्टिनेशन को जा रहा है, लेकिन हाँ स्पीड ऑफ मूवमेंट वो आपका वेरिएशन है. तो उसी वेरिएशन के बेसिस पर आपका एक कैटेगराइजेशन ये भी हो जाता है कि आपका जो प्रोसेसर है उसका स्पीड ज्यादा है, तो एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे तो उसका प्राइस भी उसी हिसाब से आप बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि मैंने स्पीड बढ़ा दिया. तो आप बोलते हैं ना एक्सप्रेस ट्रेन का रेट अलग होगा, मेल एक्सप्रेस का अलग होगा, ठीक है, और कोई स्पेसिफिक जैसे राजधानी है उस तरह का कोई सुपर मेल या सुपर फास्ट जो आपका होगा उसका प्राइस अलग होगा, क्योंकि जा तो सब रहा है यहाँ से दिल्ली, लेकिन टाइमिंग फैक्टर काम कर रहा है. कोई 14 घंटा पहुंचा रहा है, कोई 23 घंटा पहुंचा रहा है, कोई 21 घंटा पहुंचा रहा है, किसी का स्टॉपेज कम है, किसी का ज्यादा है,
इसका मतलब है कि वो स्टॉपेज भी टाइम फैक्टर में इंक्लूडेड है कि इतना समय में आपको वहां से आप पहुंचा दें। कोई एक ही घंटा में पहुंचा दे रहा है, 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 5 मिनट में आपको यहाँ से दिल्ली पहुंच जा रहे हैं आप। तो दैट इज द स्पीड, and on the basis of that variation of speed, the price is also changed microprocessor to microprocessor. So whenever we discuss the differentiation under topic evolution of microprocessor, then clock speed is also one of the factor on the basis of which we can differentiate one microprocessor to another microprocessor. तो वो आपका एक basis होगा. Now operating system, you already know that operating system is the resource allocator program, ठीक है ना, which through which you can avail the resources, because that OS is resource allocator or you can say resource manager. Resource manager है वो एक तरह से। माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर को हम लोग डिफरेंशिएट किए थे, दोनों एक ही नाम है, लेकिन केवल नेमिंग कन्वेंशन चेंज हो रहा है कि यूनिटास्क और मल्टीटास्क। हाँ, तो जो माइक्रो प्रोसेसर टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करते हैं, वहां पर हम मल्टीपल टास्क को यूज करते हैं, एग्जीक्यूट करते हुए देखना चाहते हैं। तो आपका सिस्क बेस्ड आगे हम लोग पढ़ेंगे, सिस्क और रिस्क। जो माइक्रो प्रोसेसर था वो मल्टीपल टास्क या मल्टीपल जॉब को एग्जीक्यूट कर सकते थे वहां पर। तो माइक्रो कंट्रोलर जब स्पेसिफिक कोई काम के लिए आप यूज करेंगे तो उस माइक्रो प्रोसेसर को ही एक नया नाम दे दिया गया माइक्रो कंट्रोलर, बिकॉज माइक्रो कंट्रोलर इज ऑल्सो माइक्रो प्रोसेसर बट इट इज द यूनिटास्क एग्जीक्यूटर। यू कैन से यूनिटास्क इसलिए कि स्पेशल टास्क, multiple task and variation of task is not supported by that particular controller, so that's why it is named as a microcontroller in place of microprocessor. But that microcontroller is also microprocessor, वो भी आपका microprocessor ही है, ठीक है ना, लेकिन वो पर्टिकुलर टास्क एग्जीक्यूट करने के लिए यूज किया जाता है, उस पर्पस को फुलफिल करता है। और देखिए दो तरह का आर्किटेक्चर हम लोग को मिलेगा, एक हार्वर्ड आर्किटेक्चर जो आप फंडामेंटल में पढ़ेंगे, और एक वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। हार्वर्ड आर्किटेक्चर दो तरह के मेमोरी को एलेबोरेट करता है, डिस्कस करता है उसमें, लेकिन वॉन न्यूमैन ने एक मेमोरी को स्पेसिफिक जो है वो प्रिविलेज दिया, और वो आपका है वर्किंग मेमोरी। उस मेमोरी को वॉन न्यूमैन ने वर्किंग मेमोरी कहा। तो टुडे वी विल डिस्कस द माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम, और यू कैन से वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। हाँ, माइक्रो कंट्रोलर का एग्जांपल जितना एम्बेडेड सिस्टम है, जो भी आप डिवाइस यूज कर रहे हैं, सब जगह, जहां पर भी प्रिंटर, वॉशिंग मशीन, सब जगह आपका वो माइक्रो कंट्रोलर यूज होता है। प्रिंटर से आप वॉशिंग मशीन का काम तो नहीं ले सकते हैं, वॉशिंग मशीन से प्रिंटर का काम, हाँ, जिस पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क का काम वहां, लेकिन लैपटॉप से आप बहुत सारा टास्क एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बहुत सारा एप्लीकेशन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। So microprocessor is used in your laptop or desktop, but in the particular embedded machine, embedded system, the microcontroller is used, because that embedded system or a machine is used or utilized for a specific region. There is no any variation. Means अगर आप AC की बात करेंगे तो AC से आपका फ्रिज का काम नहीं हो सकता है, फ्रिज से AC का काम नहीं हो सकता है। हाँ, फ्रिज खोल देंगे, ठंडा हवा जाएगा, ये आनंद हो जाएगा, बट उसको AC ऐसा ट्रीट नहीं करेंगे कि उसको फ्रिज खोल देंगे उसका सब कंप्रेसर खत्म हो जाएगा, उसका गैस ओवर मतलब लीक हो जाएगा, चाहे कुछ जो भी है, फिर आपको फिर फिलअप करना पड़ेगा। तो अब उसको ओपन करके ठंडा हवा नहीं ले सकते एसी से, जैसे आप ले रहे हैं। तो जिस पर्पस के लिए उस डिवाइस को डिजाइन किया गया, उसी पर्पस का काम वहां से आप ले सकते हैं। तो दैट इन दैट पर्टिकुलर पर्पस वी कैन यूज माइक्रो कंट्रोलर टू परफॉर्म ऑपरेशन ओवर देयर, उसको ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो अब यहाँ वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में आप फंडामेंटल में पढ़े होंगे, ब्लॉक डायग्राम जब कंप्यूटर का पढ़े होंगे तो बहुत सारा यूनिट पढ़े होंगे, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, ठीक है ना, मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। हाँ, वॉन न्यूमैन ने इंटायर कंपोनेंट को 4 फेज में रख दिया, ठीक है ना। सेकेंडरी मेमोरी को उसमें केवल स्टोर्ड प्रोग्राम एरिया रखा गया कि आपका ये सेकेंडरी मेमोरी है भी इसी पर्पस का काम पूरा करता है। आपका जो हार्ड डिस्क है वो स्टोर्ड प्रोग्राम रखने के लिए, केवल आपका प्रोग्राम को रखने के लिए, होल्ड करने के लिए यूज होता है। हाँ, बाद बाकी वहां से जो आपका प्रोग्राम है, एज पर द यूजर रिक्वेस्ट, एज पर योर रिक्वेस्ट, द ऑपरेटिंग सिस्टम रिट्रीव दैट प्रोग्राम फॉर यू, and whenever the particular retrieval operation is going on, that program become process, and you already have a concept of process management as a component of operating system.
तो अंडर प्रोसेस मैनेजमेंट आप प्रोसेस स्टेट, शेड्यूलिंग ये सब पढ़ रहे होंगे। तो प्रोसेस स्टेट फिर आप पढ़ते हैं तो फिर वहां पर 5 स्टेट्स ऑफ प्रोसेस, दैट इज द लाइफ साइकिल ऑफ प्रोसेस यू कैन से। जैसे आपका कोई भी पर्टिकुलर लाइफ साइकिल होता है, किसी भी पर्टिकुलर का ओपनिंग होता है तो क्लोज भी होगा। तो कोई भी प्रोसेस अगर पैदा होगा तो मरेगा भी, यानी कि अगर उसका बॉर्न हो, यानी कि मतलब जन्म होगा तो उसकी मृत्यु भी होगी। यानी कि पीसीबी इज द पर्टिकुलर रिसोर्स मेंटेनर यू कैन से। हर प्रोसेस का एक पीसीबी होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक और टास्क कंट्रोल ब्लॉक, जो उस प्रोसेस का इंटायर लाइफ साइकिल को मेंटेन करता है। यानी ये प्रोसेस कब जन्म लिया और जन्म लेने के बाद वो किस किस स्टेट में कब कब है, ये टास्क मैनेजर से जाके आप उसको रिट्रीव कर सकते हैं। तो प्रोसेस का न्यू स्टेट से लेकर टर्मिनेशन स्टेट के बीच में कभी वेटिंग स्टेट में भी जाना पड़ सकता है। अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है कि हर प्रोसेस वेटिंग स्टेट में जाएगा। बिना वेटिंग स्टेट, यानी वेटिंग स्टेट में कब जाएगा, जब कहीं ना कहीं कोई रिसोर्स अनअवेलेबल होगा। So whenever there is unavailability of resources, then the process move to the waiting state and stay over there until and unless the particular resource is available for execution purpose. तो इसलिए आप जब प्रोसेस स्टेट डायग्राम बनाते हैं तो वहां पर इनपुट आउटपुट इवेंट वेटिंग स्टेट में जाने के लिए और इनपुट आउटपुट इवेंट कंप्लीशन फिर से रेडी क्यू से रनिंग स्टेट में जाने के लिए यूज करते हैं। और दैट इज द सस्पेंशन ऑफ द पर्टिकुलर प्रोसेस ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज। तो दैट कम्स अंडर प्रोसेस मैनेजमेंट। तो वन न्यूमैन ने क्या कहा, वन न्यूमैन ने बताया कि इनपुट आउटपुट सीपीयू तो मेन रोल प्ले करेगा ही, और एक मेमोरी आपका, ये 4 कंपोनेंट यूज होगा। यानी इनपुट यूनिट फॉर गिविंग द इनपुट, आउटपुट टू रिट्रीविंग द आउटपुट, एंड इन बिटवीन दिस इनपुट एंड आउटपुट one memory and one CPU is used. So CPU is used for processing point of view and memory is used for retrieval, yani fetching of the particular instruction or program at the moment the request submitted by the user. तो user जब request submit करेगा, कुछ क्वेश्चन है? अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ये 3 रेक्टेंगल में आपका जो लिखा हुआ है CPU, मेमोरी, इनपुट और आउटपुट, ये 4 कंपोनेंट एज पर द वन न्यूमैन आर्किटेक्चर इज कंसर्न। ये 4 कंपोनेंट वन न्यूमैन ने बताया। अब इसमें देख रहे होंगे आप 3 लाइन दिया हुआ है, 3 पैरेलल लाइन है, एक एड्रेस बस के लिए, एक डेटा बस और एक कंट्रोल बस। अब एज यू नो दैट कि दीज ऑल आर नोन एज सिस्टम बस। डेटा बस, कंट्रोल बस और एड्रेस बस, इस तीनों को हम लोग बोलते हैं सिस्टम बस। तो सिस्टम बस कंसिस्ट ऑफ डेटा बस, एड्रेस बस एज वेल एज control bus. Ab control as per the name is concerned, if you have to define the control bus, definition is also over there. So control bus को अगर define करना होगा तो control bus is the container of control signals, and who will generate the control? Your CPU is generating the control, and CPU का कौन सा part? Control unit. That's why we discuss the particular CPU and its component. तो CPU का आपका जो control unit है वो CPU यहाँ मेंशन किया हुआ है, लेकिन CPU के अंदर भी कंपोनेंट है, तो वो हम लोग डिस्कस किए। तो CU इज रिस्पांसिबल फॉर जनरेटिंग एनी कंट्रोल सिग्नल्स। तो व्हाटएवर कंट्रोल सिग्नल जनरेटेड बाय द CPU दैट शुड बी कैरीड थ्रू द कंट्रोल बस। तो कैरी आपका जो है वो कैरियर हो जाएगा, कंट्रोल बस इज द कैरियर ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स और जनरेटेड बाय द CPU। आप CPU बोलिए या कंट्रोल यूनिट बोलिए, बोथ आर सेम। The control unit is the part of the CPU. Data bus as per the name is concerned, data bus जो है ये डेटा को मूव करने के लिए यूज किया जाएगा, नाम से ही है। बस मतलब वायर होता है, ठीक है ना, वायर, केबल यू कैन से, लाइंस भी यू कैन से। तो सेट ऑफ वायर्स, लाइंस और केबल्स यू कैन से बस को डिफाइन करना है। तो एड्रेस इज द कंटेनर ऑफ एड्रेस। एड्रेस को अगर मूव करना है तो एड्रेस बस का इस्तेमाल किया जाएगा। हम लोग मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर भी पढ़े। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में आपका मेमोरी कहां से जाता है, एड्रेस ऑफ द मेमोरी कहां से जाता है, हमने पढ़ा ना उसमें। MAR में आपका जो एड्रेस है किसी भी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन का, उसको MAR को कहां से एड्रेस मिलता है? तो PCR से MAR में जाने के लिए कोई रास्ता होना चाहिए ना। दैट वायर, दैट केबल, दैट लाइंस आर नोन एज address bus, because that address bus is used to move the address from PCR to MAR at the moment the particular instruction is in execution phase. तो जब तक वो execution phase उसका ओवर नहीं होगा तब तक उसका एड्रेस जो है वो एड्रेस बस के थ्रू वहां तक जाएगा। अब यहाँ पर रजिस्टर भी वन न्यूमैन में आ रहे हैं।
सीपीयू में भी रजिस्टर है ना। तो एड्रेस बस और कंट्रोल बस ये यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब कि इसका डायरेक्शन एक ही तरफ होगा, वन डायरेक्शनल होगा, ठीक है ना। अब डायरेक्शन ऐसा नहीं है कि अब सीपीयू से बाहर जाएगा तो किसी में दूसरे सेगमेंट में भी बाहर ही जाएगा, उसमें अंदर भी जा सकता है, यानी इनवर्ड और आउटवर्ड। तो सीपीयू से अगर एड्रेस आउटवर्ड होगा तो मेमोरी में इनवर्ड हो सकता है, ठीक है ना। इनवर्ड का मतलब कि मेमोरी के तरफ, ठीक है। डेटा बस एक ऐसा बस है जो बाई डायरेक्शनल है, यानी डेटा बस को छोड़कर बाकी दो बसेस जो है वो यूनिडायरेक्शनल है, वन डायरेक्शनल। डेटा बस बाई डायरेक्शनल है इसलिए क्योंकि डेटा प्रोसेसिंग में डेटा का जरूरत भी होता है, तो डेटा इन कराना है, और प्रोसेसिंग के बाद जो इंफॉर्मेशन बनेगा वो भी एज ए डेटा ही होता है। तो वहां से प्रोसेसर से डेटा को आउट करने के लिए सेम बस यूज होगा। तो सेम बस बाई डायरेक्शनल होगा, तभी हम उसको आपका डेटा इन और डेटा आउट दोनों पर्पज से के लिए यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसा इसमें कंपोनेंट है जिसमें दोनों चीज चाहिए, उसको डेटा इन भी चाहिए और डेटा आउट भी। जैसे सीपीयू को अगर ले लेते हैं तो सीपीयू को डेटा चाहिए प्रोसेसिंग के लिए, और प्रोसेसिंग करने के बाद जो डेटा वो फाइनल आउटकम जनरेट हुआ इंफॉर्मेशन के रूप में, वो डेटा आउट भी होगा सीपीयू से। तो डेटा आउट करने के लिए आउटवर्ड होगा, इन करने के लिए इनवर्ड होगा। तो अब यहाँ पर चूंकि ये डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ जो कुछ एरो दिया हुआ उस एरो का इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। तो एक एक करके सबसे पहले कंट्रोल बस को आप देखिए, सबसे लोअर लेयर है। तो कंट्रोल बस में आप देखिएगा ये चार कंपोनेंट का डायरेक्शन कैसे है और क्यों है, ये भी जस्टिफाई करना है। तो आप देखिएगा यहाँ पर सीपीयू को छोड़कर बाकी सब में इनवर्ड है, यानी कि बाकी जो भी है, चाहे वो इनपुट हो, आउटपुट हो या मेमोरी, ये हमेशा कंट्रोल सिग्नल रिसीव करता है और जनरेट कौन करता है? सीपीयू। यानी सीपीयू से ही हमेशा आउटवर्ड होगा ये डायरेक्शन जो आपका होगा। कंट्रोल बस के थ्रू वो सिग्नल चाहे मेमोरी को जाए, इनपुट को जाए, आउटपुट को जाए, लेकिन कंट्रोल बस के थ्रू ही सीपीयू उस सिग्नल को मूवमेंट कराएगा। तो आप डायरेक्शन देखेंगे सबसे पहले कंट्रोल बस का आपका सीपीयू से डाउनवर्ड है, यानी सीपीयू से कंट्रोल सिग्नल जनरेट हुआ, कंट्रोल बस को आया, और फिर कंट्रोल बस से वो मेमोरी को भी जा सकता है, इनपुट को भी जा सकता है, आउटपुट को भी जा सकता है। इज इट क्लियर? व्हाई द डायरेक्शन इज इनवर्ड एंड आउटवर्ड? ये क्लियर है? क्योंकि इसको याद नहीं करना है, आपको समझना है कि कंट्रोल बस का अगर डायरेक्शन दिखा रहे हैं वन न्यूमन में, तो डायरेक्शन सीपीयू से बाहर कब दिखाएंगे, और मेमोरी इनपुट आउटपुट में क्यों इनवर्ड है? क्यों? क्योंकि ये बाकी कंपोनेंट सीपीयू के सिग्नल को रिसीव करते हैं, और जो सीपीयू है वो सिग्नल जनरेट करता है। तो जनरेट करके वो बाहर करेगा, यानी कि इनवर्ड नहीं वो आउटवर्ड करेगा। इसलिए डायरेक्शन ऑफ पर्टिकुलर सीपीयू, यानी डायरेक्शन कंट्रोल बस के लिए जो सिग्नल है उसका सीपीयू से बाहर है, और मेमोरी इनपुट और आउटपुट में इनवर्ड है। नाउ जस्ट सी द डेटा बस, क्योंकि डेटा बस हम लोग बोले बाई डायरेक्शनल है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि बाई डायरेक्शनल है तो हर में हम डबल डायरेक्शन दिखा दें। क्यों? अब उसको समझिए। बाई डायरेक्शनल किसके लिए? सीपीयू के लिए। तो सीपीयू को पहले देखिए, सीपीयू में दोनों तरफ डायरेक्शन दिया हुआ है, क्योंकि प्रोसेसर को डेटा चाहिए प्रोसेसिंग के लिए, और प्रोसेस करने के बाद जो इंफॉर्मेशन बनेगा वो भेजेगा। तो चाहिए तब भी इनवर्ट के लिए भी उसका डायरेक्शन होना चाहिए, आउटवर्ड के लिए भी डायरेक्शन। यानी सीपीयू जो आपका है वो इनवर्ट आउटवर्ड दोनों डायरेक्शन में यूज करेगा। क्यों हो सर जी? कुछ गलत बोल रहे हैं क्या? ठीक है। तो सीपीयू आपका जो है वो इनवर्ट और आउटवर्ड दोनों डायरेक्शन में यूज कर रहा है। अब यहां से समझिए, मेमोरी भी आपका इनवर्ट और आउटवर्ड दोनों, क्योंकि मेमोरी को डेटा आपको मिलेगा तो मेमोरी के थ्रू ही, फिर जैसे आप कोई फाइल ओपन किए तो मेमोरी के थ्रू उसका प्रोसेस जनरेट हुआ, फिर उसके बाद जब फाइल को क्लोज करते हैं तो मेमोरी फिर उससे उसको रिलोकेट करता है, यानी कि जहां से रिलोकेट हुआ फिर उसी डेस्टिनेशन पर जाके वो सेव होगा। तो मेमोरी के साथ भी बाई डायरेक्शनल है, लेकिन इनपुट और आउटपुट को जस्ट चेकआउट। इनपुट से जब भी आप इनपुट को देखिए तो इनपुट डिवाइस को इमेजिन करिए, इनपुट डिवाइस से कभी भी डेटा इनवर्ट नहीं होगा, आउटवर्ड होगा। यानी आप जो कीबोर्ड से टाइप करेंगे वो कहीं ना कहीं आउट होगा, लेकिन जो कीबोर्ड से टाइप कर रहे हैं, सपोज करो कि अगर हम यहाँ ये पेन उठाए और जैसे कीबोर्ड से यूज कर रहे हैं वैसे पेन टैब यूज कर रहे हैं, पैड यूज कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर हमने कुछ लिखा, ठीक है, सपोज वी जस्ट राइट कंप्यूटर। ये कंप्यूटर कहाँ दिख रहा है? डिस्प्ले पर। तो इसका मतलब है कि हमारा डेटा, वो जो हम वर्ड लिखे वो डेटा था, उस डेटा को हमने इस डिवाइस के थ्रू इनपुट किया,
इनपुट करने के बाद वो कहां पर दिख रहा है? मॉनिटर पर। मॉनिटर आपका क्या है? स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है। तो मॉनिटर एज ए स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है। तो अब इसका डायरेक्शन देखिए, इनपुट डिवाइस से आपका डेटा बस के थ्रू वो डेटा हमने भेजा और फिर इसी डेटा बस से आपका आउटपुट डिवाइस को डेटा रिसीव किया गया। इसलिए जब आप कंप्यूटर लिखे तो कंप्यूटर वहां पर दिखा। अब ये चीज तो हम लोग ऐसे किया, आप फंडामेंटल पढ़े होंगे तो उसमें कंपोनेंट पढ़े होंगे सबका। इनपुट और आउटपुट का फंक्शनिंग इस पीडीएफ में भी लिखा गया है। तो इनपुट और आउटपुट में भी जो फंक्शनिंग होता है वो डायरेक्ट इनपुट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम जो इनपुट कर रहे हैं वो क्या ह्यूमन लाइक लैंग्वेज है। आपका जो कंप्यूटर है वो 0-1 के फॉर्म में कोडिंग समझता है। तो आपका जो कोड आप लिखते हैं वो इनकोड होता है, यानी कीबोर्ड इज यूज्ड एज ए इनकोडर। So whatever character or word typed by you, that word is translated. You can say encoded. You can say encoded in a specific 0-1 form, and that 0-1 form is the machine language form. Because you cannot, your computer cannot recognize your English like language. तो आप जो कीबोर्ड से एंट्री लेंगे वो कीबोर्ड से एंट्री लेने के बाद that is the human readable data. That human readable data is converted into machine readable form, and then after it is uploaded on where? Interface, because these devices are not directly connected with the CPU. Your input, output, or any component, any external device is not directly connected with the CPU. So in between CPU and the device there is an interface. Like जैसे हमने यहाँ पर USB port है, USB port is what? That is the interface. Through that USB port you can connect the particular device. So earlier जब हम लोग कंप्यूटर यूज करते थे, we have a serial port, parallel port. Nowadays you have a USB port, Universal Serial Bus Port. USB stands for Universal Serial Bus Port. So you can use that. अब पहले क्या था कि अगर आप इनपुट डिवाइस कनेक्टिंग आपका पोर्ट था तो इनपुट पोर्ट उसको बोलते थे, आउटपुट डिवाइस कनेक्टिंग है तो आउटपुट पोर्ट बोलते थे। बट nowadays whenever you connect input device through that USB port, then it is treated as input port, and whenever you connect the output device through that port, that is treated as output port. Yani same port is used in both manner, input port as well as output port. तो आपको बेसिक क्या अरेंजमेंट करना है? You need to arrange USB enabled device. That means USB enable output device, USB enable input device. तो USB enable printer, USB enable keyboard, USB enable mouse, ठीक है ना? तो जो भी आपका USB enabled होगा, that USB enabled device is easily connected with that USB port, and the moment when you connect that port, connect that device to the port, according to that device specialization, the port is named out. तो आपका डिवाइस अगर इनपुट डिवाइस है तो इनपुट पोर्ट उसको ट्रीट किया जाएगा, अगर आउटपुट डिवाइस है तो आउटपुट पोर्ट ट्रीट किया जाएगा। पहले क्या था? डेडिकेटेड, यानी कि आपका सीरियल पोर्ट है या पैरेलल पोर्ट है तो उसमें कोई दूसरा आप डिवाइस कनेक्ट नहीं कर सकते थे। अगर इनपुट पोर्ट है तो इनपुट डिवाइस ही कनेक्ट होगा, आउटपुट पोर्ट है तो आउटपुट डिवाइस ही। बट इससे आप क्या है, इनपुट आउटपुट दोनों कनेक्ट कर सकते हैं। बट इससे भी आगे अब ब्लूटूथ है, वायरलेस है, तो यू कैन यूज वाईफाई, वायरलेस कीबोर्ड ऑल्सो, माउस ऑल्सो, ठीक है ना? तो ब्लूटूथ के थ्रू आप यूएसबी के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। सर एड्रेस बस बोले पीसी और एमई आपको कनेक्ट करना है वो पाए, लेकिन मेमोरी यूनिट को इंस्ट्रक्शन कैसे देगा वो समझ नहीं आया। मेमोरी को इंस्ट्रक्शन कैसे देगा? किसको एड्रेस बस अभी हम गए कहाँ हैं? आ रहे हैं एड्रेस बस में, आ रहे हैं। कंट्रोल बस और डेटा बस में कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंट्रोल बस सीपीयू से हमेशा कंट्रोल जनरेट होता है, इसलिए सीपीयू से आउटवर्ड होगा, और बाकी सारे यूनिट एज पर द वन न्यूमन, बाकी सारे यूनिट से इनवर्ड होगा। यानी कि कंट्रोल सिग्नल मेमोरी को भी चाहिए फेच कब इनिशिएट करने के लिए। आपका प्राइमरी मेमोरी फेचिंग इनिशिएट तभी करेगा जब सिग्नल उसको मिलेगा। तो जैसे ही सिग्नल रिसीव करेगा वो फेचिंग इंस्ट्रक्शन इनिशिएट करेगा, फिर इनिशिएट करने के बाद डेटा बस या जो भी एड्रेस बस है उसके थ्रू वो मूवमेंट इनिशिएट करेगा। तो अब यहाँ देखिए डेटा बस आपका क्लियर है। डेटा बस इनपुट आउटपुट में केवल चेंज है, बाकी मेमोरी और सीपीयू के साथ बायडायरेक्शनल है, इनपुट के साथ आउटवर्ड है, आउटपुट के साथ इनवर्ड है। क्योंकि इनपुट डिवाइस से आप जो देते हैं वो आउट होता है, और वो कहाँ जाके इन होता है? आउटपुट डिवाइस को, चाहे वो प्रिंटर हो चाहे वो मॉनिटर हो। मॉनिटर पर आप उसको सॉफ्ट मैनर में देखते हैं, प्रिंटर में आप उसको हार्ड कॉपी उसका निकाल देते हैं, जो भी कंटेंट है उसको आप हार्ड कॉपी में इमेजिन कर सकते हैं। नाउ द एड्रेस बस। नाउ एड्रेस बस आप देखिए यहाँ पर एड्रेस बस अगेन सीपीयू जो है वो एक तरह का एड्रेस क्रिएट करता है।
अब हमको लगता है कि आप मेमोरी मैनेजमेंट तक पहुंच गए होंगे। तो यू हैव ए कॉन्सेप्ट ऑफ लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस। बट हम लोग जब डिस्कस किए थे कि स्टेटस फ्लैग रजिस्टर, तो उसमें एक ट्रैप फ्लैग डिस्कस करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। देयर इज एड्रेसिंग एरर, ठीक है। तो एड्रेसिंग एरर क्या है? बेसिकली कभी भी क्या है, एरर कब होता है? जैसे हम लोग कल लास्ट क्लास एक डिस्कस कर रहे थे, डेटा टाइप का रेंज से ज्यादा आप डेटा ले लेते हैं, तो ये चीज, हाँ, एप्लीकेशन एरर या एड्रेसिंग एरर वहां से ही जनरेट होता है। बेसिकली यहाँ जो हम लोग बात कर रहे हैं वो लॉजिकल एड्रेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि सीपीयू जनरेट द लॉजिकल एड्रेस अंडर मेमोरी मैनेजमेंट। just because you have a concept of graph flow chart, so you can easily adopt this one. So there is a CPU, because we discussed the CPU, so CPU you already know, and ये डायग्राम का भी मतलब आप समझते होंगे। हम यहाँ ये जो ले रहे हैं ये कनेक्टर नहीं है, ये केवल प्रोसेस ऐड करने के लिए है। That is the physical memory. Now see here. अब अभी हम लोग जो लॉजिकल एड्रेस की बात कर रहे हैं, तो लॉजिकल एड्रेस इज जनरेटेड बाय द सीपीयू। तो वी जस्ट मेंशन हियर LA for logical address, PA for physical address. Okay. So under memory management in operating system, you just go through that one. So CPU generated your logical address, and that logical address is checked with limit register. लिमिट रजिस्टर, हाँ, लिमिट रजिस्टर जैसे हमने कल बताया था, आपका डेटा, हर डेटा टाइप का एक लिमिट होता है। साइज जो आप बोलते हैं 2 बाइट, 8 बाइट, 4 बाइट, तो दैट इज द लिमिट ऑफ द डेटा। कितने साइज का डेटा आप उसमें रख स्टोर कर सकते हैं। तो लिमिट रजिस्टर से आपका लॉजिकल एड्रेस हमेशा कम होना चाहिए। हाँ, अगर लिमिट रजिस्टर से, लिमिट रजिस्टर को लेंथ बोल सकते हैं, साइज बोल सकते हैं, और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे इसलिए डेटा टाइप कल जो हम लोग डिस्कस किए थे, तो डेटा टाइप में अगर इंटीजर का रेंज आपका -32768 से 32767 है, तो 32767 के बाद 32768 नहीं ले सकते आप इंटीजर में। तो 32768 लेने के लिए आपको इंटीजर को हायर रेंज लॉन्ग इंटीजर में जाना पड़ेगा। तो इंटीजर का साइज आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, अदरवाइज यू कैन नॉट एक्सेस इट। तो लिमिट रजिस्टर, यू कैन से लेंथ। In operating system, this diagram is also available under memory management when you discuss logical and physical address space. तो लॉजिकल एड्रेस यहाँ पर आपका सीपीयू जनरेट कर रहा है। तो लॉजिकल एड्रेस अगर लिमिट रजिस्टर से कम होगा, यस और नो, 2 आंसर होगा। अगर लिमिट रजिस्टर से ज्यादा होगा, ये ठीक उसी तरह समझिए कि आप बकेट, एक बकेट में 5 लीटर वाटर रखना है और 5 लीटर को आप चेक कर रहे हैं। 5 लीटर से अगर ज्यादा लॉजिकल एड्रेस है तो आपका क्या होगा, ओवरफ्लो होगा। तो अगर नो, अगर लिमिट रजिस्टर से लॉजिकल एड्रेस लेस नहीं है, तो यहां पर आपका एड्रेसिंग एरर जनरेट होगा, यानी आपका एप्लीकेशन माउंट नहीं होगा, एप्लीकेशन ओपन नहीं होगा, एड्रेस एरर आ जाएगा, अनसपोर्टेड फाइल टाइप, किसी तरह का एरर आएगा। और यहां पर आप जब पढ़ेंगे इंटेल 8086 का स्टेटस फ्लैग रजिस्टर, तो उसमें 9 फ्लैग्स है। 9 में से 6 आपका कंडीशनल फ्लैग है और 3 आपका जो है वो कंट्रोल फ्लैग है, जो सीपीयू के प्रोसेस को कंट्रोल कर लेता है। तो ये प्रोसेसर को कंट्रोल कर रहा है, ट्रैप फ्लैग। TF स्टैंड्स फॉर ट्रैप फ्लैग। ये भी आपका 1 बिट का इंफॉर्मेशन है, बाय डिफॉल्ट 0 होता है, लेकिन जैसे ही एड्रेसिंग एरर होगा तो ट्रैप फ्लैग 1 हो जाएगा। ट्रैप फ्लैग 1 होने का मतलब ट्रैप फ्लैग ऑन हो जाएगा। तो जैसे ही ट्रैप फ्लैग ऑन हुआ, एड्रेसिंग एरर हुआ, यानी फिजिकल एड्रेस नहीं बन पाएगा इसका। और जब तक फिजिकल एड्रेस नहीं बन पाएगा, आप उस एप्लीकेशन को यूज नहीं कर सकते। तो यस अगर है तो इस फिजिकल एड्रेस में क्या ऐड होगा, बेस रजिस्टर, या आप बोल सकते हैं इसको रीलोकेशन रजिस्टर। रीलोकेशन रजिस्टर
तो रीलोकेशन या बेस रजिस्टर दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। और ये यहाँ पर आपका जो बेस रजिस्टर प्लस ये लॉजिकल एड्रेस होगा, ये आपका फिजिकल एड्रेस जनरेट करेगा। तो आप बोल सकते हैं कि फिजिकल एड्रेस इज इक्वल टू लॉजिकल एड्रेस प्लस बेस relocation रजिस्टर या बेस रजिस्टर। तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द फिजिकल एड्रेस। अगर फिजिकल एड्रेस आपका बन गया फिर एप्लीकेशन एक्सेस होगा, अगर फिजिकल एड्रेस नहीं बना तो रीजन आपका ये होगा, देयर इज एन एड्रेसिंग एरर। तो ये आपका फ्लो चार्ट जो यूज होगा मेमोरी मैनेजमेंट में। अब सपोज करो कि इसमें कोई सेगमेंट दिया हुआ है आपको, ठीक है ना, देयर इज ए सेगमेंट नंबर। हाँ तो वही समझा रहे थे। ये सीपीयू है, ये डिसीजन बॉक्स है, ये लिमिट रजिस्टर यानी लेंथ, ये बेस रजिस्टर है, ये रिलोकेशन रजिस्टर आप बोल सकते हैं, ये प्लस साइन है। अगर लॉजिकल एड्रेस लिमिट रजिस्टर से कम होगा, यस और नो जवाब आएगा। लॉजिकल एड्रेस से लिमिट रजिस्टर से अगर लॉजिकल एड्रेस कम होगा वैल्यू तो यस होगा, तो बेस रजिस्टर का जो वैल्यू है उसमें ऐड हो जाएगा लॉजिकल एड्रेस और वो आपका फिजिकल एड्रेस जनरेट कर देगा। यानी फिजिकल एड्रेस इज कैलकुलेटेड whenever the logical address is less than limit register. Whenever the logical address is greater than or limit register, then the addressing error is generated and no physical address is generated by the help of that logical address. तो लॉजिकल एड्रेस जब भी बनेगा तो लिमिट रजिस्टर से कम होगा अगर, तभी फिजिकल एड्रेस बनाने में लॉजिकल एड्रेस का यूज होगा। अदरवाइज वो लॉजिकल एड्रेस को हम फिजिकल एड्रेस बनाने के लिए यूज हमारा सिस्टम नहीं करेगा और एड्रेसिंग एरर जनरेट करेगा। और जैसे ही एड्रेसिंग एरर जनरेट हुआ इसका मतलब कि प्रोसेसर का ऑपरेशन इंटरप्ट हो गया। तो यहाँ पर कंट्रोल फ्लैग के अंदर हम लोग पढ़ेंगे इंटेल 8086 में टीएफ, आईएफ, टीएफ और डीएफ, तीन फ्लैग, डायरेक्शन फ्लैग, ट्रैप फ्लैग और इंटरप्ट फ्लैग, ठीक है ना। इंटरप्ट जब होता है जब किसी तरह का रिसोर्स अनअवेलेबल होता है, जैसे आप प्रिंटर को प्रिंट कमांड दिए किसी फाइल में और प्रिंटर आपका डिटैच है, तो आप डिटैच है तो आप उसको उसके चलते रुका तो नहीं रहेगा, तो कॉन्टैक्ट स्विच करेगा, उस प्रोसेस को वेटिंग स्टेट में भेजेगा, दूसरा प्रोसेस को पीसीआर से वो ले लेगा, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर से एमएआर में आएगा और फिर काम शुरू हो जाएगा। इसलिए क्योंकि पहले जो कंप्यूटर था उसमें क्या था कि प्रोसेस रुक गया तो रुक गया। आप जब पढ़ रहे हैं अभी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ेंगे तो उसमें एफसीएफएस भी पढ़ेंगे। अभी एफसीएफएस का काम किसी और पर्पस के लिए यूज होता है, लेकिन ज्यादातर राउंड रोबिन शेड्यूलिंग ओएस जो है वो राउंड रोबिन शेड्यूलिंग यूज कर रहा है मल्टी प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन क्योंकि शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ेंगे तो सबको पढ़ना है, एफसीएफएस भी पढ़ना है, एसजेएफ भी पढ़ना है, ठीक है ना, प्रिमिटिव वर्जन, नॉन प्रिमिटिव वर्जन सब पढ़ना है। ट्रैप का मतलब क्या होता है? हाँ, तो यहाँ ट्रैप का मतलब है किसी भी तरह का इनकम्प्लीटनेस, ठीक है ना। जैसे आप कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे दिए, ठीक है, तो आपको ट्रैप कर सकते हैं। ट्रैप करने का मतलब कि आप जो अपने बायोडेटा और रिज्यूम में दिए हैं, आप वो सर्टिफिकेट क्रेडेंशियल चेक करिए, क्रॉस चेक कराइए, और क्रॉस चेक में आपका वो इनकम्प्लीट पाया गया तो ट्रैप हो गया, ऑन हो गया, मतलब आप रिजेक्टेड, आपका प्रोसेस अब आगे नहीं बढ़ेगा, आप रिजेक्ट हो गए, आपका सबमिशन रिजेक्ट हो गया। तो यहाँ पर बीच में ही आगे नहीं जाएगा, प्रोसेस वहीं पर इंटरप्ट हो जाएगा। तो ट्रैप फ्लैग ऑन होने का मतलब ये है, ठीक है ना। तो ट्रैप फ्लैग पर्टिकुलर अगर ऑन होता है, अब यहाँ पर सपोज करो, यहाँ पर अगर आपका कोई सेगमेंट लिखा हुआ है, सेगमेंट तो लिखे थे, ठीक है ना, सेगमेंट दिया हुआ है और लॉजिकल एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है, और साथ में आपका जो है लिमिट या लेंथ भी दिया हुआ है। लॉजिकल एड्रेस बोलिए, लेंथ बोलिए, लॉजिकल एड्रेस, लेंथ और साथ में आपका रीलोकेशन रजिस्टर का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना। तो लेंथ आपका क्या, लेंथ इज योर लिमिट रजिस्टर, लॉजिकल एड्रेस इज गिवन। तो सपोज करो कि अगर तुम्हारा कोई सेगमेंट नंबर 0 का लॉजिकल एड्रेस आपका है 219, ठीक है, और लेंथ इसमें दिया हुआ है आपका 400 या सपोज 500 दिया हुआ है,
रीलोकेशन रजिस्टर आपका 400 दिया हुआ है। तो इस केस में क्या होगा, फिजिकल एड्रेस बनेगा या नहीं बनेगा? इसलिए क्योंकि 219 500 से कम है, तो यहाँ चेक करेंगे, चूंकि 219 इज लेस देन 500, देयरफॉर फिजिकल एड्रेस इज इक्वल टू लॉजिकल एड्रेस प्लस बेस रजिस्टर, और यू कैन से रीलोकेशन रजिस्टर, बोथ आर सेम। तो रजिस्टर, तो यहाँ पर आप इसको बता देंगे लॉजिकल एड्रेस 219 है और ये 400 है, यानी 619 इज योर फिजिकल एड्रेस। लेकिन जैसे ही यहाँ पर चेंज किया, यार दूसरा एक सेगमेंट 1 है, यहाँ लॉजिकल एड्रेस आपका जो है वो 15 है और लेंथ आपका जो दिया हुआ है वो 5 है, और रीलोकेशन रजिस्टर आपका दिया हुआ है 2300 सपोज। तो अब यहाँ पर चूंकि आपका जो 1 है, 1 है नहीं 15 इज ग्रेटर देन 5, देयरफॉर एड्रेसिंग एरर, ठीक है ना। तो नो फिजिकल एड्रेस इज जनरेटेड, ठीक है ना। तो इस केस में फिजिकल एड्रेस नहीं जनरेट होगा, तो यू हैव टू चेक आउट दिस टू वैल्यू, यानी कि यू हैव टू चेक आउट LA विथ लिमिट रजिस्टर, यानी कि जब भी आपका फिजिकल एड्रेस बनेगा तो दिस इज द कंडीशन ओनली, यानी फिजिकल एड्रेस इज जनरेटेड, ठीक है ना। दिस इज द ओनली केस वेयर द फिजिकल एड्रेस इज जनरेटेड, otherwise your physical address is not generated. Now that is the particular case. So CPU use the address bus, यानी कि एड्रेस बताएगा, क्योंकि जो कंट्रोल सिग्नल होगा उसके बेसिस पर मेमोरी उस एड्रेस को फेच करेगा, तो वो एड्रेस मेमोरी को मिलेगा तो फेचिंग इनिशिएट होगा। अब वो एड्रेस आपका CPU जो है वो इनपुट डिवाइस के लिए आउटपुट डिवाइस के लिए भी कर सकता है, तो वो एड्रेस का यूज आपका इनपुट और आउटपुट डिवाइस भी यूटिलाइज करेगा, ठीक है ना। इसलिए डायरेक्शन आपका इनवर्ट होगा, आपका इनपुट और आउटपुट डिवाइस के लिए भी इनवर्ट ही होगा। नाउ बसेस यू ऑलरेडी क्लियर, 3 बसेस क्लासिफिकेशन हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे, इट इज ऑल्सो कंप्लीटेड। साइज और स्पेसिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इवोल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, जो हम लोग डिस्कस करना है 8 बिट, 4 बिट, 16 बिट, 32 बिट। एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल पर्पस, माइक्रो कंट्रोलर एंड स्पेशल पर्पस, नहीं ये दैट इज द साइज एंड स्पेसिफिकेशन। अब जैसे बोले ना माइक्रो कंट्रोलर, योर कीबोर्ड इज आल्सो यूजेस दैट सॉर्ट ऑफ माइक्रो, प्रिंटर, कॉपियर, क्या इसको PDF आप पढ़े नहीं है इसलिए आप पूछ रहे हो। हाँ बोलिए। मैथ को प्रोसेसर का बात हम लोग किए, FPU की बात किए, FPU एडिशनल प्रोसेसर है, वहां पर एडिशनल आपको फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए FPU जो यूज होगा, वहां पर एडिशनल स्पेशल पर्पस प्रोसेसर यूज, माइक्रो प्रोसेसर यूज होगा, ठीक है ना। जो एडिशनल प्रोसेसर आपका सिस्टम में हाँ यूज किया जाएगा, जो ALU से नहीं परफॉर्म होगा। तो ALU आप GPU आप यूज करेंगे, जब आप रोबोटिक्स प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको GPU बोर्ड चाहिए, ठीक है ना। ग्राफिक्स के लिए आपको GPU बोर्ड चाहिए, तो ग्राफिक्स प्रोसेसर यूनिट, क्योंकि ALU से ग्राफिक्स ऑपरेशन तो होगा नहीं, तो एडिशनल तो GPU बोर्ड चाहिए आपको, GPU सपोर्ट उस GPU यूनिट से होगा। तो एडिशनली आप देखते हैं एड ऑन आप ग्राफिक्स रखते हैं अपने सिस्टम में, केवल डिस्प्ले के लिए नहीं, गेमिंग अगर आपको यूज करना है, गेम कंट्रोलर के लिए आपको GPU का जरूरत पड़ेगा, वो ALU FPU नहीं कर पाएगा। तो ये एडिशनल जो प्रोसेसर आप एडप्ट करेंगे अपने रिक्वायरमेंट के बेसिस पर, उसके लिए ये स्पेशल पर्पस उसको बोल सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर यूज होगा। DSP डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग है, दैट इज आल्सो यूनिट, जैसे आपका GPU है उसी तरह से आपको उसका इंप्लीमेंटेशन जब आप देखेंगे डिजिटल, अभी जैसे आप ये जो हम लोग डेटा दे रहे हैं, ये डेटा दे रहे हैं वो तो हम तो इंग्लिश लैंग्वेज में दे रहे हैं, आगे इसमें ये भी चीज है उसको भी आप समझिएगा। अभी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट इसमें ब्रीफ किया हुआ, आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे आप प्रोग्रामिंग करेंगे अगर क्यू बेसिक में, तो क्यू बेसिक में आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो करना होगा, प्रिंट करेगा आउटपुट डिवाइस पर, इनपुट कीबोर्ड से इनपुट लेगा, तो ये इनपुट, प्रिंट,
लेट, डिम, ये सब जो कीवर्ड यूज करेंगे वो स्पेसिफिक रीजन के लिए होगा। तो आपका असेंबली लैंग्वेज जो प्रोग्रामिंग करते हैं उसमें एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, कोई भी प्रोग्राम का 3 फील्ड होता है, ठीक है ना। अब वो 3 फील्ड क्या है, देखिए आपका जो स्ट्रक्चर होता है इंस्ट्रक्शन का, उस इंस्ट्रक्शन में ये 2 मैंडेटरी फील्ड है, एक आपका है ओपी कोड फील्ड और दूसरा है ऑपरेंड, और तीसरा होता है मोड फील्ड। ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है, ये हम इंस्ट्रक्शन में नहीं लिखते हैं। इसका भी एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है। तो अब ये जो ओपी कोड है, ओपी कोड का मतलब क्या होता है, वहां लिखा हुआ था ऑपरेशन कोड। तो आप जब फंडामेंटल में पढ़ रहे होंगे तो मशीन लैंग्वेज जब कोडिंग करते थे तो आपका ओपी कोड, ऑपरेशन कोड, ऑपरेंड, मोड सब 0-1 के फॉर्म में रहता था। उसके बाद असेंबली लैंग्वेज यानी ट्रांसलेटर का कॉन्सेप्ट आया, यानी फर्स्ट जनरेशन में हम लोग मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन लिखते थे विच इज डायरेक्टली रिटन फॉर द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ 0-1, लेकिन लेटर ऑन इट विल लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, लिटिल बिट क्या है, फुली कॉम्प्लेक्स। तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए ट्रांसलेटर को यूज किया गया। जब ट्रांसलेटर आपका इंट्रोड्यूस हुआ तो ट्रांसलेटर में सबसे पहले असेंबलर आया। तो असेंबलर इज यूज्ड टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू, हाँ, तो योर असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, दीज आर द ट्रांसलेटर। ये ट्रांसलेटर था जो टाइम बीइंग जनरेशन बाय जनरेशन एज पर रिक्वायरमेंट हमारा आया। तो ओपी कोड, ऑपरेंड, ऑपरेंड यू कैन से वेरिएबल, ठीक है ना। वेरिएबल आप जैसे यूज करते हैं तो ऑपरेंड के फॉर्म में वेरिएबल यूज किए। अब यहाँ जो वेरिएबल हम लोग यूज करते हैं वो किसी मेमोरी लोकेशन में आप रख सकते हैं या किसी रजिस्टर में रख सकते हैं। आप जो अभी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उसमें क्या लिखते हैं, ABCD लिख लिए वेरिएबल, एंड द वैल्यू एलोकेटेड फॉर द पर्टिकुलर वेरिएबल इज अवेलेबल विद एनी मेमोरी स्पेस। तो मेमोरी लोकेशन केवल यूज कर रहे हैं प्रोग्राम में। लेकिन यहाँ जो असेंबली लैंग्वेज की बात होगी तो आपका रजिस्टर भी यूज होगा, यानी कि डेटा को रखने के लिए हम किसी मेमोरी ऑपरेंड या रजिस्टर को यूज कर सकते हैं। तो जैसे माइक्रो प्रोसेसर से माइक्रो प्रोसेसर में जाएंगे, एक से दूसरे में जाएंगे, तो जो उसमें रजिस्टर होगा उस रजिस्टर का नाम यूज करेंगे। अगर जनरलाइज हम देखें तो रजिस्टर को R1 R2 नेमिंग कन्वेंशन यूज करके हम उसका नेमिंग कन्वेंशन जनरलाइज फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो सपोज अगर आप लिख रहे हैं कोई प्रोग्राम, यहाँ लिख रहे हैं सम ABC, तो ये सम आपका क्या है, निमोनिक्स यूज होता है, आप पढ़े होंगे, जिसको सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कहते हैं, जिसको पढ़ने से समझ में आएगा कि सम हो रहा है, ऐड, सम, मल्ट, डिव, हाँ। तो उस तरह से हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि वेरियस टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट था, अरिथमेटिकल इंस्ट्रक्शन, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। तो ये अलग अलग तरह के इंस्ट्रक्शंस के लिए निमोनिक्स यूज हुआ। अब ये ABC लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये 3 ऑपरेंड यूज हो रहा है यहाँ। तो 3 ऑपरेंड में क्या है कि आपका जो पहला ऑपरेंड है वो डेजिग्नेट होता है रिजल्ट स्टोर करने के लिए, और लास्ट 2 ऑपरेंड जो है वो ऑपरेंड के रूप में पार्टिसिपेट करता है। यानी ABC में B और C ऐड होकर A में स्टोर होगा। क्यों हंस रहे हो जी, समझ में नहीं आ रहा है? आता है तो हंसी आता है, नहीं तो नहीं आता है तब आता है, दो ही चीज होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो नहीं समझ में आएगा। आप जो 3 वेरिएबल ले रहे हैं, ओपी कोड और ऑपरेंड जो लिखा हुआ है उसी को समझा रहे हैं, वो चीज ऑलरेडी PDF में है। क्योंकि आपके पास समय कम है, समय अभाव के चलते पढ़ नहीं पा रहे हो, ठीक है ना, लेकिन उसको पढ़ के आइएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। नोट्स बनाना तो और है, तो उसको लिखेंगे तो उसको एक बार रीड तो जरूर करेंगे, जहाँ डाउट होगा उसको पॉइंट करके रखेंगे क्लास में पूछने के लिए, ठीक है। तो अब एक्चुअली क्या है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फंडामेंटल में, आपने पढ़ा है मिनी, आपने पढ़ा है माइक्रो, मेन फ्रेम, हाँ ठीक है, सुपर, ठीक है, दोनों एक ही काम वर्क स्टेशन के लिए यूज होता है। तो ये जो मिनी कंप्यूटर आप पढ़े हैं, ये किस बेसिस पे पढ़े हैं? हाँ, तो ये एक्चुअली यहाँ पर क्या है, हाँ यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इसको, ठीक है ना। मिनी माइक्रो कंप्यूटर जो आप यूज करते हैं लैपटॉप या डेस्कटॉप में, ये आपका 2 और 3 एड्रेस पर काम करता है, यानी 2 और 3 ऑपरेंड पर काम करता है। जनरल पर्पस कंप्यूटर भी उसको बोलते हैं। तो ये हाँ 2 और 3 ऑपरेंड पर काम करता है। माइक्रो से थोड़ा ऊपर जाइए मिनी,
ये 1 ऑपरेंड पर काम करता है, सिंगल ऑपरेंड। और सिंगल ऑपरेंड के लिए रिजल्ट एरिया क्या होता है? एक्यूमुलेटर रजिस्टर हमेशा फिक्स है, वो रजिस्टर फिक्स है कि आपका रिजल्ट एक्यूमुलेटर ही रखेगा। लेकिन 2 और 3 में रजिस्टर आप अपना यूज कर सकते हैं। तो 1 के साथ लिमिटेशन क्या है, जो आप रियल लाइफ में भी देखते हैं कि 4 + 2 के बाद 6 है और उसके बाद +3 9 होगा, लेकिन जैसे ही कोई 5 + 2 कर देगा तो 9 आपका लॉस्ट हो जाएगा। इसलिए उसका डिमेरिट क्या है 1 एड्रेस का, कि आपको हमेशा प्रीवियस रिजल्ट को कहीं स्टोर करना पड़ेगा। हाँ, और आपका 2 और 3 एड्रेस में क्या क्या आपका बेनिफिट है कि आप एक से अधिक रजिस्टर ले सकते हैं और जिसमें जिसको रखना है उसको रख दीजिए और डायरेक्ट टू रजिस्टर नेम से उसको यूज कर लीजिए। और आपका मेन फ्रेम जो है ये 0 ऑपरेंड पर काम करता है, क्योंकि मेन फ्रेम या वर्क स्टेशन या सुपर कंप्यूटर स्पेसिफिक रीजन के लिए डिजाइन किया जाता है, तो उसको पता है कि इसमें इसी तरह का काम, इसी तरह का डेटा आएगा, तो उसमें डेटा ऑपरेंड को देना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली ऑपरेंड आर सेलेक्टेड इन इम्प्लिसिट मैनर। जैसे अभी इम्प्लिसिट समझ लो, अभी ऑनलाइन जितने लोग जुड़े हैं वो इम्प्लिसिटली ऑटोमेटिकली उनका अटेंडेंस बन जाएगा, लेकिन आपका लेना पड़ेगा, तो ये एक्सप्लिसिट है, इसके लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा ऑफलाइन के लिए। ऑनलाइन के लिए कोई एफर्ट नहीं, इम्प्लिसिटली ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। आप इम्प्लिसिट और समझिए, कैलकुलेटर ओपन करते हैं, उसमें लिखते हैं 2 + 3.5, रिजल्ट क्या आएगा बताओ जी? 2 + 3.5 रिजल्ट क्या आएगा? 5.5। इसको कह सकते हैं इम्प्लिसिटली, क्योंकि आपने इंटीजर और फ्लोट दोनों दिया, रिजल्ट हायर रेंज में आ गया फ्लोट में। 2 + 3.5 5 नहीं आया, 5.5 है, इसको आप बोल सकते हैं इम्प्लिसिटली, जो ऑटोमेटिकली आपका एडअप हो जाए, ऑटोमेटिकली जो आ जाए। और जिसके लिए आपको फोर्स लगाना पड़े, एक्सटर्नल स्टिमुली आपको देना पड़े, जैसे अभी ऑफलाइन के लिए हमको काउंट करना होगा, लिखना होगा, केसों को फिर डालना होगा, ये एडिशनल है। और यहाँ जो ऑनलाइन है सबका इम्प्लिसिटली हो गया। तो 0 ऑपरेंड इसलिए फास्ट होता है, मेन फ्रेम सुपर कंप्यूटर बोलते हैं बहुत फास्ट है, इसलिए कि ये वेट नहीं करता है कि ऑपरेंड हमको मिलेगा तो हम काम करेंगे, ये ऑटोमेटिकली ऑपरेंड सेलेक्ट करके ऑपरेशन आगे बढ़ाते जाता है। लेकिन जब आप जो लैपटॉप या डेस्कटॉप पर जो माइक्रो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वो 2 और 3 एड्रेस पर काम करता है, कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि वो मल्टीटास्क भी परफॉर्म करता है, तो वो वेट करता है यूजर का रिक्वेस्ट को, यूजर जब देगा तब वो परफॉर्म करेगा, तो इट विल टेक सम टाइम। तो आपका प्रोसेस जो वर्क है, जो सुपर कंप्यूटर का जो स्पीड होगा वो आपका माइक्रो कंप्यूटर का नहीं होगा, क्योंकि वो नंबर ऑफ ऑपरेंड पर काम करता है। और मिनी कंप्यूटर 1 ऑपरेंड है, तो यहाँ पर लिमिटेशन हो गया उसके साथ कि आपका रिजल्ट हमेशा एक्यूमुलेटर में ही स्टोर होगा, एक ही आपका रजिस्टर स्टोरेज एरिया है, उसके अलावा कहीं आप स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो दैट इज द लिमिटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंप्यूटर। तो ये ऑलरेडी आप पढ़े हैं, लेकिन हम लोग आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि ऑपरेंड। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज है, जब आप क्यू बेसिक या कोई लैंग्वेज पढ़ेंगे तो वेरिएबल जब बढ़ता है तो आपका लाइन ऑफ कोड बढ़ेगा या घटेगा, तुम बताओ? वेरिएबल जब बढ़ाओगे, मान लेते 2 वेरिएबल, 2 नंबर को जोड़ना है, हाँ 2 नंबर को जोड़ना है, तीसरा वेरिएबल सी लोगे तो क्या होगा? सी = a + b लिखोगे। अगर सी नहीं लेते तो a + b डायरेक्ट कॉल कर लेते, लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ जब वेरिएबल बढ़ता है तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है हार्डवेयर का, रिसोर्स का। तो जैसे आप समझिए कि 3 अगर क्लासरूम होगा तो 3 शेड्यूल पैरेलल चल सकता है, लेकिन अगर एक ही क्लासरूम होगा तो 3 शेड्यूल पैरेलल चलाने के लिए एक दिन में 3 को 3 टाइम में बुलाना पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्स एक है। तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है असेंबली लैंग्वेज में कि जब रिसोर्स ज्यादा होगा तो लाइन ऑफ कोड घट जाएगा। तो यहाँ लिख दिए सम = a + b, a, b, c, एक ही बार में तीनों ऑपरेंड पास कर दिए। लेकिन अगर इसी को हमको 2 एड्रेस में लिखना होगा, 1 एड्रेस में लिखना होगा, तो लाइन ऑफ कोड बढ़ जाएगा। इसको हम लोग समझेंगे। हाँ बोलिए। हाँ, अब ये जो हम 1 मिनट रुको, ये जो हम लोग बताए ये चीज ऑलरेडी पीडीएफ में है, एक बार आप ओवरव्यू जाइए कीजिएगा। हाँ पढ़ के आइएगा, पढ़ने के लिए तो दिए थे, उसको पोस्ट क्यों किए थे? यहाँ पर अलग अलग एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे, यहाँ केवल ओवरव्यू दिया हुआ है। देखिए फंक्शन ऑफ इनपुट डिवाइस आप ऑलरेडी फंडामेंटल में पढ़े हैं, ये 3 स्टेप होता है। और यहाँ पर हम लोग आर्किटेक्चर देखेंगे कि कैसे डिजिटाइज होता है, यानी कि आप पढ़े होंगे ASCII, EBCDIC, ये इसका रोल क्या है यहाँ हम दिए हैं इसमें।
ASCII कोडिंग सिस्टम पर अगर कंप्यूटर डिजाइन हुआ है तो उसमें 256 कैरेक्टर है, तो 256 कैरेक्टर को ले लो जी अटेंडेंस। तो वो 256 आप यहाँ देखिएगा, आज एक और पोस्ट कर देंगे, उसमें हम एक जोन का दिए हैं 100 और फिर बाकी आपका जो है बिट नेक्स्ट क्लास बोलो।